अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हों। मैं हूँ आपका होस्ट अय्याज शुजा गपशप स्पेशल के साथ। और आज ईद कुर्बा के हवाले से, चूँकि हमारा स्लोगन भी है लाहौर रंग का इसार के रंग, तो हमने जिस शख्सियत को दावत दी, मेरा तो खैर इनसे शायद अब 2.5 पौने 3 अशरों से ताल्लुक़ है, 25-26 साल हो गए इनसे ताल्लुक़ को। लेकिन आपको तारफ़ कराता चलूँ, आज हमारे मेहमान हैं ईद के स्पेशल शो में आईजी जेल खानाजात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, और आपको ईद मुबारक हो। सबसे पहले तो आपसे ये पूछना तो बिल्कुल ही एक फजूल सा सवाल होगा कि आप ईद कैसे गुजारते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी अरसे से पता है कि आप ईद की नमाज़ तो जेल में ही जाके पढ़ते हैं और तकरीबन सारा दिन वहीं पर गुजरता है। हाँ जी, ऐसी है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है मुझे 34 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में। तो पहले सुपरडेंट जेल थे तो उस वक्त भी वहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ते थे, और डीएजी के तौर पे भी जहाँ पोस्टिंग थी वहाँ बाईजी हैं तो वो भी इसी तरह ही जेलों में। असल में ये है कि मतलब कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ईद के मौके पे जो जेल के अंदर बंद लोग होते हैं, कतई नज़र इस बात के कि उनकी बैकग्राउंड क्या है, जुराइम की क्या पोजीशन है, क्या नहीं है, एक इंसानियत के नाते जो माहौल होता है, जो अफसरदगी होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि भी वहाँ जाके उनके साथ बैठ के कुछ वक्त गुजार लिया जाए, नमाज़ पढ़ ली जाए, उनको मिल लिया जाए। तो इससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। आपको पता है कि ईद पे इन मौक़ों पे लोग दूसरे मुल्कों से भी अपने माँ बाप के पास, बहन भाइयों के पास मिलने के लिए आ जाते हैं। तो जो लोग जेल में होते हैं मजबूर होते हैं, और ये हम कर रहे हैं। और इस दफ़ा एक और अजाफी काम हमने ये किया है कि सेकंड डे जो ये ईद का है, इसमें हम पूरे पंजाब में हमने इस दफ़ा पहली दफ़ा ये इनिशिएटिव लिया। काफ़ी लोग हमसे रब्ते भी कर रहे थे, तो अब हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। उसमें हर जेल पे हम सेकंड डे में जो है ना वो कुर्बानी का गोश्त जो है वो पका के, तो पूरे पंजाब की तमाम जेलों में एक ऑर्गेनाइज तरीके से वो तकसीम करेंगे। ये दूसरे टरू वाले दिन से शुरू, टरू वाले दिन ये करेंगे, क्योंकि पहले दिन ज़रा लोग बिज़ी होते हैं। तो काफ़ी लोग हमें कुर्बानी का गोश्त जो है वो भिजवाना चाह रहे थे, तो फिर हमने इसको एक एसओपी बनाई है और एक कंट्रोल रूम अपने दफ्तर में बनाया हुआ है। तो उसमें फिर अब ये है कि जो लोग इंटरेस्टेड थे उनको राब्ते में हैं, और पंजाब की पूरी जेलों में उसी शहर के जो लोग हैं उनसे रब्ता करके, मतलब जेल की पॉपुलेशन के हिसाब से 200 किलो 150 किलो गोश्त, कहीं पे 400 किलो 500 किलो, जितनी जितनी पॉपुलेशन है जिन ज़िलों में, और वो पूरा कोऑर्डिनेशन किया है और उसके मुताबिक मंगवा के उसको बड़े अच्छे तरीके से डिस्प्ले करके पकवा के, तो पूरी जेल को हम जो है ना वो बीफ या मटन जो भी आएगा उसके माले से देंगे। पहले दिन तो हमारे अपने आपको पता ही है खाने आज चले हैं, जो ये सवैयाँ दूध वाली हैं सुबह के टाइम, और दोपहर और शाम के टाइम चिकन और करी वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। कुछ बाहर से भी खाने आ जाते हैं कैदियों के ईद के मौके पे। लेकिन दूसरे दिन तो सेकंड डे हमने ये एक पूरी इस दफ़ा एक फीस्ट जो है ना वो फेस्टिवल हमने डिक्लेयर किया। जिस तरह पिछली ईद पे हमने 3 दिन मुलाकातें करवाई थी, बिल्कुल इस दफ़ा हम ये खाने का सारा एक एक्टिविटी कर रहे हैं। अच्छा मियाँ साहब, एक ये भी आप ही के दौर में जब आप पहले आईजी प्रिजन रहे और एक लंबा अरसा आपने उस वक्त भी गुजारा, और उसमें आपने बहुत सारे ऐसे ही इनिशिएटिव्स लिए थे, और फैमिली रूम्स का उस वक्त आपके दौर में शुरू हुआ था। आप नहीं समझते कि अगर आज ये नहीं ये ईद कुर्बा के मौके पे वो फैमिली रूम्स वर्किंग कंडीशन में होते, जो कि जल्द हो भी जाएंगे, अगर होते तो बहुत सारे कैदियों का अपने ख़ानदानों से मुलाकात का सिलसिला होता और उनकी काफ़ी हद तक, यानी कि जो जेल में होने की वजह से एक डिप्रेशन होता है, वो रिलीज़ हो जाता। हाँ नहीं, खैर उसमें इतना तो नहीं। अभी तो जो मतलब वहाँ पे जो सिस्टम है, वहाँ पे 15 से 20 कमरे जो वो अवेलेबल हैं। कैदी जो है वो तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में है। अगर कोई बेनिफिट होता भी सही तो 15-20 लोगों को ही होता। लेकिन कतई नज़र इस चीज़ के आते ही मैंने मार्च में जब चार्ज लिया तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमने यही दी है। हमने 3 जेलों में मुकम्मल इंतज़ामात जो है वो सारे कर लिए हुए हैं। अब सिर्फ नादरा की तरफ से वो जो वेरिसिस सिस्टम है उसका इंतज़ार है। जैसे ही वो इंस्टॉल होता है होपफुली 1 जुलाई से हम जो है ना इसको शुरू कर देंगे। मतलब उसमें हर चीज़ हमने ऑन बोर्ड कर ली है और सारा सिस्टम जो है वो इन प्लेस है। कैदियों की लिस्टें बन चुकी हैं जो ये फैसिलिटी अवेल करना चाह रहे हैं, उनकी फ़ाइलें बन चुकी हैं, जो जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, फैमिली जो उनका नादरा की तरफ से सर्टिफिकेट है, आईडी कार्ड है, फिर जो डीसी से परमिशन लेनी है वो उसके लिए फ़ाइलें तैयार हैं। वो अब हम फॉरवर्ड कर देंगे, उनकी परमिशन 1 टाइम ले लेंगे, उसके बाद उसी परमिशन की बेस पे हम जो है वो बायोमेट्रिक के साथ
वो अलाउ कर देंगे चीज़ें। अच्छा मियां साहब, ये एक पिछले दौर हुकूमत में एक शुरू हुआ था इनिशिएटिव के एलईडीज़ लगा दी जाए। उससे पहले तो हाल कमरों में टीवी सेट या एलईडी या एलसीडी मौजूद होती थी, लेकिन अब उन्होंने कहा कि बैरक्स में भी लगा दी जाए। और उसमें एक और उन्होंने कहा कि तमाम चैनल्स जो तफरीही चैनल्स हैं और उसमें स्पोर्ट्स चैनल्स भी हैं वो वहाँ पे आने चाहिए। अगर इससे एक स्टेप आगे जाकर कोई इसी तरह, जैसे दो ही हमारे पास बड़े फंक्शन हैं, ईद उल फितर और ईद उल जुहा, बतौर मुसलमान हमारे लिए तो ये दो बड़े फंक्शन हैं और अल्लाह ताला ने भी हुक्म दिया कि इसमें खुशी मनानी चाहिए, तो क्या ऐसा कोई सिस्टम किया जा सकता है कि वहाँ पर कोई बड़ा पर्दा लगा कर उनको कोई एक आध ऐसी फिल्म दिखा दी जाए, चाहे वो कोई कौमी जैसे बन रही हैं परवाज़ है जुनून, वॉर, इस तरह की कोई, यानी कि कौमी जज्बे के तहत जो फिल्में बन रही हैं, ना ज़्यादा तफरीही हो, इस तरह की फेस्टिविटी अगर करवा दी जाए, क्योंकि आप ऐसे इनिशिएटिव्स लेते रहे हैं माजी में भी। नहीं, एक्चुअली ये है कि जो आप कह रहे हैं ना जी, इसमें स्क्रीन लगा के, अब देखें स्क्रीन तो लगेगी रात के टाइम, तो रात को तो कह दिए अपनी अपनी बारकों में, सेलों में बंद होते हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे नहीं हो सकते। दिन के टाइम अगर स्क्रीन लगाते हैं तो वो रोशनी की वजह से उसका इम्पैक्ट नहीं है। तो उसमें हमारे पास जो केबल है ये हमारे कंट्रोल्ड केबल है, ये कोई बाहर से कनेक्शन नहीं दिया हुआ। उसमें हम अपना भी एक चैनल है जिसको में हम अपनी फिल्में वगैरह उसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, तो वो हम पहले भी कर रहे हैं। और मतलब एक चैनल है जिसमें हम जो मतलब मूवीज़ हैं वो जो है वो चला रहे हैं, वो मूवी चैनल है, या जिस तरह जो मतलब जो जिस पर कोई एतराज़ ना हो ऐसी फिल्में जहाँ पे केबल बाहर से हमने ली हुई है, तो वो केबल वालों को कहे कि भी हम जो केबल चैनल है उस पर मूवी अपनी मर्जी की चलवा सकते हैं, चलवा रहे तो हैं। वो फैसिलिटी टीवी के थ्रू ही उनको जो है ना वो मिल अच्छा, सकती है और मिल भी रही है कई मियां साहब, कुछ फेस्टिविटी हमने माजी में देखी कि जेलों में 14 अगस्त या ऐसे ईद के मौके पर कुछ ऐसे हमारे कॉमेडियंस या कुछ ऐसे गुलकार वगैरह भी जाकर वहाँ पर परफॉर्म करते थे और मैंने ख़ुद भी उनको कवर किया। इस तरह की फेस्टिविटी भी होती रही अंडर तमाम सिक्योरिटी प्रोसेस के बाद, तो इस तरह की भी कोई यानी कि कैदियों के लिए ज़ेर गौर है? हाँ जी, वो हमारे जहन में ये चीज़ है। उसमें अभी चूँकि मतलब इस दफ़ा तो हम ये एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहे हैं कुछ जेलों में, कुछ इस तरह के जो हमारी एक्टिविटी पिछले कुछ दिनों में रही है काफ़ी ज़्यादा, उसमें ये जो लोग आ गए कोई 2000-3000 के करीब, तो अब ज़रा थोड़े से रिलैक्स हुए हैं। लेकिन वो इसको ईद के साथ नहीं, ये तो फेस्टिवल इस तरह के जो कोई कंसर्ट वगैरह ये तो किसी भी टाइम हो सकते हैं। तो अभी मौसम में ज़रा शिद्दत है, तो हम कोशिश करेंगे कि जब ये ज़रा थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है तो उसमें ये जेलों में हम ये एक्टिविटीज़, इससे कैथारसिस होगा। 14 अगस्त को ख़ास तौर पे, जो 23 मार्च को इस तरह के इवेंट होते हैं, तो इस तरह इस दफ़ा भी हमारा प्लान है, यानी कि इस तरह का करके, ताकि कुछ कैदियों का इसमें कैथारसिस। अच्छा मियां साहब, खुराक के हवाले से आपने अपने दौर में बाकायदा, मुझे पता चला था कि वहाँ पे जो महकमा फूड है, फूड डिपार्टमेंट से आपने बाकायदा एक चार्ट बनवाया था खुराक का कैदियों के लिए, और उसके मुताबिक अभी तक भी उन कैदियों को वो खुराक दी जा रही है जिसमें कैलोरीज़ और तमाम उसमें जो हैं कि कितने कैलोरीज होनी चाहिए, कार्ब्स कितने होने चाहिए, फ़ैट्स कितने होने चाहिए, इस हवाले से आपने वो बनवाया था। उसको कोई इम्प्रोवाइज़ भी करवाया आपने उसके बाद कि, यानी कि वक्त के साथ साथ, क्योंकि हमने देखा कि अगर चिकन जा रहा है तो चिकन ही जा रहा है, बीफ यानी कि बिल्कुल वो रेड मीट बंद कर दिया गया। तो ये आज चूँकि ईद उल ज़ुहा है, गोश्त का ही जिक्र ज़्यादा हर तरफ हो रहा था, उस हवाले से बीफ का भी हम देखेंगे कि शायद चार्ट में नज़र आया। हाँ जी, वो इस तरह जो बीफ है ये पहले था, लेकिन आप देखें कि जेलों के अंदर जो है ना जी, लोग उनकी जो मूवमेंट है ये स्लो है। ये यानी कोई इस तरह के नहीं है कि ये जिस तरह बंदा बाहर जाता है, आता है, फिरता है, चलता है, एक दिन में आप 5-7 किलोमीटर रूटीन में चलते फिरते हैं। जेल के अंदर एक लिमिटेड स्पेस है जहाँ पे आपने रहना है, तो इसमें फिर आप अगर इस तरह की चीज़ें खाने में इस्तेमाल मुस्तकिल करते रहें तो उसमें जो है ना ब्लड प्रेशर और इस तरह के हार्ट के इश्यूज़ जो है वो ज़्यादा पैदा होते हैं, चिकनाई वगैरह इस्तेमाल करने से, चर्बी वाली चीज़ें। तो ये फिर जो फूड साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इनको वाइट मीट जो है ना वो दें, क्योंकि इनकी मूवमेंट उस तरह की नहीं है। और ये जो आपके प्रॉब्लम ज़्यादातर हेल्थ रिलेटेड आ रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि जब आप बीफ और चर्बी वगैरह वाली चीज़ें इनको देते हैं तो क्योंकि इनकी आगे कंजम्पशन नहीं है, तो इनको 2800 से 3000 कैलोरीज़ की ज़रूरत है। तो वो उस लिहाज से फिर हमने ये सारा बनाया, और उसके बाद बड़ा वाज़ेह सिग्निफिकेंट फ़र्क है इस तरह के बीमारियों के वाले से, इस तरह के मसाइल के वाले से।
तो वो इस वजह से फिर ये हमने, लेकिन ईद के मौके पे तो चलो मतलब साल में एक दफ़ा या मानसी या जब उनकी कोई मुलाकात आ जाती है उस वक्त भी कोई आ जाता है खाना शाना ऐसा, तो वो हम अलाउ कर देते हैं। लेकिन सरकारी सरपरस्ती में अगर आप देखें ना, हम 6 टाइम चिकन दे रहे हैं, तो अगर वो बीफ दें तो बीफ इतना खा के तो वो लोग, लाजमी बात है कि जो है वो बीमार हो जाएंगे। अच्छा मियां साहब, आपने अपने दौर में ही एक टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करवाया था, जिसके बाद हमने मुलाकातों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क देखा था कि मुलाकातों की तादाद में कमी वाक़या हुई थी जब कैदियों की टेलीफोन पर अपने घर वालों से, अहल खाना से बातचीत शुरू हो गई। उसकी ड्यूरेशन अभी तक वही है, यानी कि अब तो हम उससे भी, या आप, मैं बात कर रहा हूँ जब आपने ये शुरू किया था 2013-14 में आपने ये इनिशिएट किया था पायलट प्रोजेक्ट, कैंप जेल में शुरू हुआ था। अब हम 2023 में है, अब तो ये जो कनेक्टिविटी है मज़ीद आगे चलेगी है, तो उसकी ड्यूरेशन को भी आगे बढ़ाने का, और या ईद के स्पेशल डेज़ में ज़्यादा उसको करने का सोचा जा रहा है? देखिए इसमें जो ड्यूरेशन है ना, ये कम नहीं है, ड्यूरेशन अच्छा खासा है। जब आप किसी को मिलते हैं ना फिज़िकली, तो वो गपशप का अंदाज़ा और होता है। जब आप डेडिकेटेडली कॉल कर रहे होते हैं तो आपने बात करनी है, अगले ने जवाब देना है, और फिर ये एक्टिविटी हर हफ्ते हो रही है, ये नहीं कि एक दफ़ा हो रही है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि लोग जो है जिनको 20 मिनट हमने अलाउ अगर किए हुए हैं तो वो 5-10 मिनट में फ़ारग हो जाते हैं। कोई ऐसी बात नहीं होती करने को, कोई लंबी मतलब कोई जिस तरह डिस्कशन हो। 1-2 पहली जो कॉलें होती हैं उसमें सारी तफसील होती है, बाकी आप हर हफ्ते जब बात करते हैं तो खैर खरीद पूछते हैं, कुछ जनरल सी बात बूत करके उसके बाद फ़ारग हो जाते हैं, कोई इतना नहीं है। लेकिन अब हम साथ वीडियो कॉल दे रहे हैं तो उसमें इनको ये ऑडियो कॉल की भी फैसिलिटी मौजूद रहेगी और साथ वीडियो कॉल की भी। वीडियो कॉल कितनी ये कर सकेंगे? ये भी उसी तरह ही ड्यूरेशन उतना ही होगा। उसी को हम आगे सॉफ्टवेयर, अभी इश्तिहार दे दिया हमने, सॉफ्टवेयर हम डेवलप करने लगे हैं सिक्योरिटी फीचर के साथ, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इन्हीं लाइनों को वीडियो कॉल पे। इन्हीं यानी ये जो ऑडियो कॉल ये अपनी जगह पे रहेगी, ये उसके अलावा वो कर सकेंगे, या ये ऑडियो कॉल भी हो सकेगी, वीडियो कॉल भी हो सकेगी, उतने ही टाइम के लिए? उतने टाइम के लिए मेरा ख्याल है कि उसको हम बढ़ाएंगे क्योंकि 2 दफ़ा करेंगे हफ्ते में। अभी 1 दफ़ा है, फिर हम 2 दफ़ा कर देंगे, 2, यानी उसकी ड्यूरेशन डबल हो जाएगी। और उससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो वीडियो कॉल जब करेंगे पता चलेगा भी किससे बात हो रही है, क्या बात हो रही है, और उसका भी उसी तरह सिक्योरिटी फीचर्स, सारे सिक्योरिटी फीचर्स के साथ शामिल होंगे। हाँ जी। अच्छा मियां साहब, आपने साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट भर्ती किए थे अपने दौर में, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि कुछ कैदियों ने शायद डिप्रेशन के ज़ेर असर साथी कैदियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमला भी किया, कुछ इस तरह के वाक़यात हुए। लेकिन हमें देखने में ये आया कि उस तरीके से, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अगर आप एक जेल पे एक साइकोलॉजिस्ट रखते हैं तो अगर कैंप जेल की आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन 4000 के करीब पॉपुलेशन है, तो क्या वो उन तमाम कैदियों को, जिनमें से अगर उनमें से 20-25% को भी कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हों, तो क्या एक साइकोलॉजिस्ट आपका ख्याल उसको कर सकता है? नहीं, एक नहीं है, साइकोलॉजिस्ट 2 हैं टोटल। हमने 88 पोस्ट जो है वो सेंक्शन करवाई हैं, तो हर जेल पे तकरीबन 2 हैं। और ये 2 जो होती है ना जी, ये होता ये है कि शुरू में तो ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा तादाद है, लेकिन जब एक दफ़ा आप सारे कैदियों का डाटा बेस बना लेते हैं और उसके बाद सिर्फ आपने ये करना है कि जो नए आने वाले हैं उनको आपने एग्जामिन करना है और सेशन करने हैं, तो उसमें 6-7 घंटे 8 घंटे में 2 बंदे हों तो बड़ा अच्छा मैनेजेबल है। एक जो कन्विक्ट्स को डील कर लेता है, एक अंडर ट्रायल को कर लेता है, तो वो फिर एक रूटीन में एक सारा फाइल मेकिंग बनी होती है, कंप्यूटराइज डाटा मौजूद होता है, तो आप जिसको समझते हैं कि भी इसको फॉलोअप की, काउंसलिंग की, साइको एनालिसिस की, साइकोथेरेपी की ज़रूरत है, तो उसको आप एंगेज कर लेते हैं। बाकी नॉर्मल हर बंदे को तो एंगेज नहीं किया जाता, और जिसमें कोई पोटेंशियल नज़र आएगा डिप्रेशन का, एंजाइटी का, या ऐसा कोई सुसाइडल टेंडेंसी होगी तो उससे ही होगा। और इससे बड़ा फ़र्क पड़ा है। अभी देखें कि मेरा ख्याल है साल में कोई 1 आध से ज़्यादा कोई ऐसे वाक़यात नहीं हो रहे, मतलब सुसाइड के। आपने देखा होगा कभी सुनने में नहीं आता। तो इसकी वजह यही है कि किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई कैथारसिस उनके जो है वो हो रहे हैं। ये सब मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आप हमारे साथ मौजूद हैं, कैदियों से मुतल्लिक आपसे सवाल जारी रहेंगे, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, बड़ी ईद का बड़ा मौका, हमारे साथ मौजूद हैं IG जेल खानाजात पंजाब मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब। हमारी खुसूसी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ लाए। मियाँ साहब, आपके डिपार्टमेंट के हवाले से तो बात हो गई, अब कुछ अगर माजी के झरोकों में आप झांकें, अब तो बड़ा सख्त आपका दिन गुजरता है, तो बचपन में बड़ी ईद का दिन कैसे गुजरता था जब आपके वालिद साहब माशाल्लाह वो भी अफसर हैं, सरकारी अफसर हैं, तो किस तरह मनाते थे आप अपने गाँव में? जी, बचपन के तो सावजार है वो, जो जिस दौर की बात है, ये
80s की बात है, तो उसमें तो बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो था, कल्चर और था, अभी तो बड़ा चेंज हो गया। तो वहाँ पे तो उस वक्त ये था कि 3-3 4-4 महीने पहले ही लोग जो है वो दुम्बा या छतरा या बकरा लेके तो उसको घरों में पालते थे, हर घर ने, यानी पहले ही 5-6 महीने। तो वो बड़ा एक शौक़ होता था उसको चराना, उसको उसकी केयर करना। तो उसके बाद फिर ईद के दिन जो है वो उसकी कुर्बानी करना, फिर वो गोश्त तकसीम करना, ख़त्म दिलवाना, अजीज़ व अकारब से मिलना मिलाना, वो बड़ा एक डिफरेंट सिनेरियो था। तो अभी जो है वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट। अब तो हम जेल में ईद पढ़ते हैं और इसी तरह ही लोगों को मिलते हैं, कोई हमें मिलने आ जाता है। कुर्बानी भी जो है वो 1-2 दिन ही पहले बड़ी मुश्किल से अरेंज की जाती है, क्योंकि संभालने के लिए जगह अब नहीं। ज़्यादा करने का रवाज हो गया, उस वक्त इतना रवाज नहीं था ज़्यादा, यानी नहीं, कि देहातों में था। अच्छा, देहातों में जहाँ जो जिस जगह पे हम रहते थे गुजरांवाला में, वो तो एक कल्चर था कि 5-5 6-6 महीने पहले लोगों ने अपने घरों के बाहर ही वो बांधे होते थे बकरे छतरे, एक छतरा। और ज़्यादा कुर्बानी का इस तरह रवाज नहीं था कि 2-2 3-3 का यही मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा जानवरों की कुर्बानी। एक बकरा या छतरा कुर्बानी होता था। और वह ये बड़ा गोश्त जो है, ये वेड़ा वगैरह, ये बड़े कम थे उस वक्त। ज़्यादा जो है ना ये छोटे बकरे और गोश्त का छतरे बकरे होते का थे। रवाज था। तो अभी तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो गया। और बड़ी ईद पे पकवान घर में अम्मा जी हाँ जी, कौन वो भी इसी तरह ही है। पहले मतलब जो कलेजी वगैरह और इस तरह के गुर्दे वगैरह वो ख़त्म के लिए तैयार होते थे, फिर उसके बाद गोश्त तकसीम होना, फिर 2-3 दिन चलना, फ्रिजें वगैरह इतनी होती नहीं थी। तो कुर्बानी के असरात जो थे वो 2-3 दिन से ज़्यादा नहीं रहते थे। अब तो 6-6 महीने का भी गोश्त जो है स्टोर जी, में वो लेते हैं। अगली ईद तक भी लोग स्टोर कर लेते हैं। जी। पसंदीदा खाना ईद वाले दिन कौन सा था? पसंदीदा साहब ज़रा ईद वाले दिन यही है कि जो भुना हुआ गोश्त या इस तरह की चीज़ें हैं। उस वक्त बारबेक्यू तिक्के शिक्के का इतना रवाज नहीं था। तो अब आजकल तो हम काफ़ी उसमें वैरायटी आ जाती है, उसमें तिक्के वगैरह भी बन जाते हैं, कबाब भी बन जाते हैं कीमे के। और इस तरह फिर जो दोस्त अहबाब अजीज़ आते हैं, वो फिर एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। आपके जो बच्चे हैं, आपको महसूस नहीं होता आज 40-50 साल बाद जब आप देखते हैं ईद उल ज़ुहा को और अपने बचपन की तरफ जाते हैं, आपको काफ़ी फ़र्क नज़र नहीं आता? नहीं, फ़र्क नज़र आता है। वही मैं कह रहा हूँ ना, अब इनको कोई इतना कोई इस हवाले से कोई है नहीं, कोई क्रेज़ नहीं होता कि बस इतना है भी कुर्बानी हो रही है या लिया है या नहीं लिया जानवर या इस तरह का। बेटे को थोड़ा बहुत है, वो ज़रा थोड़ा सा मतलब उसने बचपन में जिस तरह एक एनवायरनमेंट देखी है तो उसको है, लेकिन बाकी बच्चों को इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। और दूसरा, हमारी भी प्रायोरिटी चेंज है। अब हमारा सारा फोकस जेल पे है। इस दफ़ा हम पूरे पंजाब में जो है वो ईद के सेकंड डे जो है वो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम कुर्बानी का गोश्त जो है वो हर शहर से जो है वो लोगों के साथ हम राब्ते में है। एक कंट्रोल सेंटर बनाया हमने हेड ऑफिस में, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन में है। और सेकंड डे जो है वो तमाम पंजाब की जेलों में पूरा फुल फ्लैज जो है ना वो जो एक दावत है किस्म की गोश्त की, वो हम करेंगे कैदियों के लिए। अब हमारी प्रायोरिटी चेंज है। खुद भी शरीक होंगे उसमें किसी? जी ज़रूर होंगे। जो ये गुजरांवाला या लाहौर या जो करीबी जेल हैं वहाँ पे मैं जाऊँगा और ख़ुद उस दावत में शरीक खुद होंगे। दावत होंगे। अच्छा मियां साहब, कोई दिलचस्प याद ईद उल ज़ुहा के हवाले से बचपन की, जिसे याद करके आज भी चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है? मुझे याद है कि मेरी कसाई से लड़ाई हो गई थी। वो बकरे को, हम अंदरून शहर में रहते थे तो हम भी इसी तरह जिस तरह आप बता रहे हैं, कोई इतना फ़र्क नहीं था। तो 3-4 माह पहले ख़रीद लेते थे, वो थोड़ा उस वक्त छोटा होता था, फिर उसको खिला पिला के बड़ा करना, उससे उनस भी होता था। तो मैं कसाई के लड़ पड़ा था उससे। बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता था वो। पहले तो कसाई ढूंढना, उसको फिर ज़बह करवाना, गोश्त बनवाना, फिर उसके बाद मौलवी साहब को ढूंढना फिर ख़त्म दिलवाने के लिए। तो वो बड़ी एक्टिविटी होती थी और हमें एक बड़ी सक्सेस और कामयाबी का एहसास होता था कि अब अगर हम टाइम पे कसाई अरेंज कर लेते थे या टाइम पे ख़त्म हो जाता था मौलवी साहब को बुला के, तो हम समझते थे हम बड़े सक्सेसफुल, हमारी कुर्बानी जो है वो गई है। क्योंकि रश होता था हर तरफ, उनकी जो डिमांड होती थी। तो मतलब इसी तरह ही एक बड़ी फुल ऑफ लाइफ एक्टिविटी थी। मियां साहब, कभी इस तरह हुआ कि बचपन में आप कुर्बानी के जानवर को लेकर गए हैं और भाग गया है और उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं? नहीं, वो कुर्बानी का जानवर तो इस तरह है ना कि वो जो बड़े जानवर है उनका होता है, छोटे जो होते हैं उनको तो मतलब रस्सी रुसी भी नहीं होती, वो उन्होंने भाग के कहाँ जाना है। तो कोई ऐसा तो नहीं मेरा ख्याल है कोई वाक़या हुआ। अलबत्ता देखे हैं मैंने इस तरह के वाक़यात के प्रॉपर, अगर तकबीर जो है वो नहीं हुई जानवर को तो वो फिर उठ के भाग भी पड़ता है।
मतलब वो जिस तरह होता है, और ऊँट का ख़ास तौर पे जो है वो भी इस ऊँट तरह का की, दखल, हाँ जी, बिल्कुल। बड़ा टेक्निकल काम है, लेकिन मेरे साथ कोई इस तरह का ऐसा वाक़या नहीं। मियां साहब, एक बड़ा दिलचस्प वाक़या आपने सुनाया कि ये हरमैन में आपके एक दोस्त थे, वो अपनी वालदा के साथ हज के लिए गए। वो वाक़या बड़ा आपने दिलचस्प सुना था। मैं चाहता था आप अपनी ज़ुबान से सुनाएं। उन दोस्त का हम वो सीक्रेट ही रखेंगे, नाम वो नाम हम नहीं लेते, लेकिन वो आपने उनका वो वहाँ पे बड़ा अरेंज करवाया था। वो वाक़या बड़ा दिलचस्प अरे था। वो मेरे तो इतने दोस्त नहीं, आपके ज़्यादा दोस्त हैं। तो लेकिन अगर वो वाक़या हो जाए तो कि वो वाक़या यही था कि भी वो वहाँ पे गए और माम अपनी अम्मी को लेके गए थे, तो उन्होंने अम्मी वगैरह इबादत कर रही थी, उम्रा कर रही थी, सारा कुछ, तो वो बाहर ही फिरते रहते थे। तो दोस्तों ने पूछा कि आप क्यों नहीं, आप भी नमाज नहीं, पढ़ें आप आगे थोड़ा सा ऊपर। भूल गए। आपने फ़ोन किया, जिनकी ड्यूटी आपने लगाई थी हाँ नहीं, उनको। वो दोस्त है ना जी, वो किसी रेफरेंस से भी ज़रा इनको लुक आफ्टर कर लें, तो वो घूमते फिरते रहते थे। उनको उन्होंने कहा कि भाई आप भी अल्लाह के घर आए हुए हैं, तो आप भी उम्रा वगैरह करें और नमाज़ें पढ़ें। तो वो कहते नहीं, मैं इस दफ़ा खुद नहीं करने आया, मैं सिर्फ अम्मी को करवाने के लिए आया हूँ। तो वो मतलब इस तरह का उनका। तो आपने उनको फिर फ़ोन कर कर भी कुछ कहा था? अरे मैंने कोशिश की समझाने की कि भाई अगर आप, अल्लाह ने आपको अपने घर में बुला लिया तो चलो थोड़ा बहुत कोशिश करें, मतलब वो बस। अच्छा मियां साहब, आप खुद भी एक बार वहाँ पे हज के मौके पे, तो आपको वहाँ पर एक इत्तेफाक हुआ कि किस तरह वो आपको खींच कर अपने सुफरे पे बिठाने की कोशिश कर रहे थे। आपने वो वाक़या भी मुझे एक बार सुनाया था, हाँ जी, ऐसा ही है वहाँ पे। तो मतलब मदीना मुनव्वरा में। मदीना मुनव्वरा में बाकायदा आप यकीन करें कि मैं हैरान होता हूँ कि वहाँ पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं। जी। जो लोग वहाँ पे खाने का अरेंज कर रहे होते हैं, सहरी में, अफ्तारी में या आगे पीछे भी, तो वो बंदा जाता है तो मतलब कि वो खींच के अपनी तरफ लेके जाते हैं कि आप हमारे दस्तरखान पे जो है वो बैठे हैं इस काम के लिए। और कई दफ़ा जिसका नज़दीक होता है वो कहता है कि नहीं ये मेरा हक है, वो मतलब पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, दूसरा अपनी तरफ खींचता है। तो ये अल्लाह ताला के घर की और उसके रसूल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की एक बरकत है, और ये खासियत वहाँ पे ही अटैच है। वहाँ पे मैं देखता हूँ कि लोग मतलब काफ़ी हद तक जो है ना वो दुनियादारी और उस तरह के मामलात से निकल के उनका एक माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। मियां साहब, एक आपने मुझे एक और वाक़या सुनाया था कि वहाँ पर एक पाकिस्तानी बहुत बड़े बिजनेसमैन ने, वो वहाँ पर ये रमज़ान मुबारक में बहुत ज़्यादा खाना तकसीम करते हैं सहर और अफ्तार में। तो आपने उनको समझाया था कि ज़्यादा भूख तो पाकिस्तान में उधर करें, इधर तो लोग अल्लाह ने दे ही देना। देखें, मैं तो रियलिस्टिक देखता हूँ कि देखें, सऊदी अरब में अगर कोई गरीब भी है, वो पाकिस्तान से गया हुआ है, उसके पास पैसे भी हैं, उसने वीज़ा भी लगवाया, टिकट भी भरी 1 लाख 1.5 लाख रुपया, और वहाँ पे भी रह के काम मजदूरी भी कर रहा है, तो रोटी पानी का मसला नहीं। तो वैसे तो अल्लाह ताला के मेहमानों की जितनी भी आप खिदमत करें बिल्कुल, तो उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर गरीब लोगों में खैरात करनी है तो वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में उससे ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो हैंड टू माउथ हैं। अभी कल परसों ही मैंने एक बड़ी दिलखराश किस्म की पोस्ट देखी थी फेसबुक में कि एक माँ है, तकरीबन उसकी भी 22-23 साल उम्र है, 2 बच्चे हैं, छोटे, खामद फौत हो गया तो 8-10 दिन के बाद ही उसने सुइसाइड कर लिया, क्योंकि वो बच्चों का जो है मतलब खाना पीना शायद अफोर्ड नहीं कर सकी। तो बड़ी तबीयत परेशान हुई, पता नहीं वो किस इलाके की थी। तो हमें ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। देखें, अगर हम अपने 4 बच्चों को, 3 बच्चों को पाल रहे हैं तो अल्लाह ताला ने इतनी ज़रूर माड़े से माड़े बंदे में भी कैपेसिटी रखी हुई है कि आप एक आध बंदे का तो बोझ उठा ही सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कोई मेहमान भी तो आपकी तरफ आ ही जाता है। तो हमें हर तरफ नज़र ज़रूर रखनी चाहिए कि कोई बंदा बिल्कुल ऐसा ना हो कि उसकी डोर बिल्कुल टूटने वाली हो और हमें पता ना चले। मियां साहब, ये जेलों में मुझे अच्छी तरह याद है कि ये मुखय्यर हज़रात को रास्ता भी आप ही ने दिखाया था, और ख़ुसूसन ये ईदों के मौके पे जो जुर्माने की वजह से जो लोग कैद हैं, मामूली जुर्माना होता है, हम यानी जो बाहर वो उन मुखय्यर हज़रात के लिए तो मामूली है, और उनको आज़ाद करवाने के लिए आपने बड़ी एक कैंपेन की थी। आपने पिछले जो आपका सेकंड टेन्योर था आईजी शिप का, ये तो थर्ड टेन्योर है, सेकंड टेन्योर में आपने बड़ी लोगों को और बड़े बड़े कारोबारी इदारों को आपने इस तरफ राग़ब किया था। जी, उसमें देखें, मैं तकरीबन मेरी 34 इयर्स की जो सर्विस है प्रिजन डिपार्टमेंट की, मैं बड़े अरसे से इस नतीजे पर पहुंचा हुआ हूँ कि जेल में जो क्रिमिनल या इस तरह के लोग हैं ना, वो 10% से ज़्यादा नहीं होते। बाकी लोग तो हालात के मुजरम होते हैं, जिसमें बेरोज़गारी एक एंगल है, फैमिली में मसले मसाइल वो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मतलब उन लोगों के लिए तो आपको जितनी भी केयर करें वो कम है।
और इसी चीज़ को सामने रख के फिर हमने लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाई, लोगों तक, बजाय इसके कि आप कोई ज़ाती बेनिफिट उठाएं, एक जनरलाइज्ड बात करें, उनको बताएं हालात के बारे में, मामलात के बारे में, तो लोग आगे से फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। और ये अब चलते चलते एक बड़ा, पिछले अब रमज़ान में भी आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्स था पब्लिक का, मतलब हमने 16 करोड़ के करीब जो है वो बिल्कुल लोगों के जुर्माने जमा करवा दिए, फिर उनको खाने में स्पेशल चीज़ें दी गई, बाहर से खाना बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने इफ्तारियाँ वगैरह करवाई। और अभी इसको इस साल पहली दफ़ा हम ये भी शुरू कर रहे हैं, जो ईद के सेकंड डे कुर्बानी के गोश्त का जो है ना एक पूरा 53,000 बंदे को हम जो है वो खाना इंशाल्लाह बड़े वो बहुत स्पेशल बड़े, खाना देंगे। बिल्कुल बहुत बड़े लेवल पे है। अच्छा मियां साहब, लाइफ के इस हिस्से में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दे दी, अपने जो फील्ड थी उसके पीक पे भी आप माशाल्लाह पहुंच गए। कोई ऐसी ख्वाहिश जिसके बारे में अभी भी सोचते हैं, बचपन से एक ख्वाहिश थी, यानी कि आप तो एक सरकारी जॉब, आपके वालिद साहब सरकारी जॉब करते थे, ऑफिसर थे, आपने भी ज़हन में यही सोचा होगा कि मैंने सरकारी अफसर बनना है, उसकी आप पीक आपने देख ली। कोई ऐसी ख्वाहिश जो बचपन में दिल में थी और आज तक तशना है? देखिए, मैंने कभी ख़ास जो है ना इतनी लंबी चौड़ी कभी ज़िंदगी में की नहीं। जो टारगेट सामने आता है उसके हवाले से मैं अपने आप को प्लान करता हूँ, मैनेज करता हूँ, कोशिश करता हूँ को, मतलब विशफुल थिंकिंग मेरी कभी शुरू से रही नहीं है कि जो भी ख्वाहिश मैंने की है वो रियलिस्टिक बेसिस पे की है और उसके लिए फिर कोशिश की है। तो अभी भी मेरा यही है कि भाई जो मैं जितना अरसा भी सर्विस में हूँ तो मैं डिलीवर करूं, कल को मैं मतलब अवाम में या लोगों के सामने नहीं, अपने आप से मैं सेटिस्फाइड हूं कि जो हत्तल वसा मैं कोशिश कर सकता था मैंने की है दिलो जान से। और उसके बाद अगर मैं नौकरी का मेरा जो पीरियड पूरा होता है तो मैं बाइज़्ज़त तरीके से अपना जो है वो इसको अपने सारे इस शोबे को खैरबाद कहूँ। तो यही मेरी एक ख्वाहिश है कि जो इस वक्त मेरे दिल में। मैं सब काफ़ी आपके मिलन जो आपका मेल मुलाकात है उसमें सादगी है। एक बार मैं आपके बेटे के साथ जो इस वक्त ज़ेर तालीम में बैठा हुआ था तो वो आपसे किसी चीज़ पर नाराज़ था, तो उसने आपको कहा कि आप कहीं से आईजी पंजाब लगते नहीं हैं। तो आपने आगे से जवाब दिया था, देख लो ये मेरा कमाल है, मैं लगता नहीं हूँ लेकिन लगा तो हूँ। अरे वो बच्चे जो देखते हैं ना जी आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है ना आर्टिफिशियल अप्रोच बड़ी डेवलप हो गई हुई है, बड़ी पोस्टें लगती हैं, बड़ा इस तरह का एक पता नहीं इस तरह का को माहौल बनाया होता है, बड़ा मिस्ट्री सी क्रिएट की हुई है। भाई हर बंदा जो भी, अगर मैं आईजी हूँ तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का आईजी हूँ ना जी, तो उसमें कोई इस तरह कोई शोखा होने की या इस तरह के मामला की ज़रूरत नहीं। असल तो प्रोफेशनली आपको साउंड होना चाहिए। तो बस यही चीज़ होती है कि भाई मतलब बंदा जो है वो अपने काम की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे तो उसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, बजाय इसके कि आप बनावटी चीज़ें और इस तरह की एक शोबाजी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनलिज्म का ये तकाजा नहीं होता। ये सब अगर ईद उल ज़ुहा आपको आपकी फैमिली के किसी एक फ़र्द से यानी गुजारने का आपको कहा जाए कि जी इस ईद पे आप अपनी फैमिली के किसी एक फ़र्द के साथ ईद गुजारेंगे, तो किसके साथ गुजारेंगे? एक तो बड़ा मुश्किल है किसी को कहना, लेकिन साफ ज़ाहिर है माँ बाप और बच्चों के साथ ही बंदा ज़्यादा खुश होता है। अच्छा, इसमें बेगम का नाम नहीं आया? वो बच्चे हमारे पंजाबी में बच्चों का मतलब पूरी फैमिली, माँ समेत ही फैमिली होती अच्छा, है। मैं शायद बेगम को आपने निकाल दिया, सॉरी, क्यों घर भी जाना है इससे मैंने कहा पूछ रहा। वो ऐसे ही है। अच्छा मियां साहब, इस वक्त आप जो हालात देख रहे हैं, हमारे जो नई पौध है, हमने जो ज़िंदगी गुजारी सरकारी स्कूलों में पढ़े, अब ये प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन एक जो मैंने आपको देखा वहाँ पर बैठ के कई बार ऑब्ज़र्व किया, जब आपके पास ये डाइट जो होती है खानों के हवाले से, मसाले भी आते हैं, दालें भी आती हैं, चावल भी आता है, आप जिस तरह उसको देखते हैं मैं नहीं समझता, शायद मैं भी उस तरह नहीं देख पाता। जनरल नॉलेज तो मुझे भी है कि ये मिर्च ख़राब है, इसका रंग उड़ा हुआ है, लेकिन जिस तरह आप देखते हैं हमारे आज के बच्चों में ये इंटेलिजेंस नहीं है जिसे हम आप कह लें कि स्ट्रीट स्मार्ट इंटेलिजेंस कहते थे, उनमें ये नहीं है। जब इस तरह का कोई चैलेंज आता है एकदम उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। क्या वजह समझते हैं, क्या चीज़ लैक कर रही है कि बेहतरीन स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हम टाट से फिर बेंचों पे आए, यानी कि सरकारी स्कूल थे सब। देखिए जो इंट्रोवर्टिज्म है ना जी, ये बड़ा नुकसान का बायस बन रहा है। हम तो बचपन में मेरा ख्याल है रात में को घर में सोने के लिए जाते थे, सुबह हम निकलते थे, पहले स्कूल जाते थे, फिर स्कूल से आके अपना गेम शेम वगैरह को, होमवर्क को दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ना पढ़ाना। तो मतलब सारा दिन हमारा जो है ना वो आउटडोर एक्टिविटीज़ में पूरा दिन जो है वो गुजरता था।
तो अभी मैं देखता हूँ कि बच्चे तो घरों से बाहर निकलते ही नहीं है, उनको सोसाइटी का इस लिहाज से एक्सपोजर ही नहीं है। दूसरा फिर ये है कि जो आप काम कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप प्रोफेशनली साउंड नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, तो वो फिर समझ लें कि आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरे पास है कि मैंने पूरे पंजाब की जेलों में खाने पीने की अरेंजमेंट्स और उनके जो सप्लाई लेनी है अशिया की, तो अगर मुझे उनका एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ समझ नहीं है, या मुझे कोई मतलब जो डॉज कर जाता है, तो फिर मैं मतलब समझता हूँ कि मैं अपने फ़राइज़ सही तरह अंजाम नहीं दे रहा। तो इसीलिए हमने ये चेक लगाए हुए हैं। पहले हम सैंपल लेते हैं, उसके मुताबिक फिर रेट लेते हैं, फिर जब पूरी इंस्पेक्शन होती है, पूरा सप्लाई होती है, उसमें से रैंडम सैंपल लेते हैं, फिर उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराते हैं, फिर जिलों में सप्लाई करते हैं। और सुपरटेंडेंट को ये भी कहते हैं क्योंकि 100 बोरी इसने दिया, अब एक एक बोरी में तो हम घुस के नहीं देख सकते, तो जब आप इस्तेमाल करें, अगर उस वक्त भी कोई चीज़ गलत निकला है तो ठेकेदार से हमने लिखवाया होता है कि आप पाबंद होंगे उसको चेंज करने। मियां साहब, आप जब सर्विस में आए, आप इन चीज़ों को समझते थे। मैं चलो बच्चों को भी छोड़ दें, आज के सुपरटेंडेंट हजरात भी इतना ज़्यादा यानी कि डीपली जाके मामलों में उतर के नहीं देखते? नहीं, उनको जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो बचपन में देखे ना जी, मैं घर में भी बड़ा था, तो मैं तो ग्रॉसरी जो अपने घर की करता था, मैं चीज़ें ये सामान वगैरह लेके आता था, तो यही चीज़ें जो जेलों में इस्तेमाल होती हैं यही घरों में इस्तेमाल होती हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत एक अंदाज़ा हो जाता है कि भाई मतलब कौन सी अच्छी चीज़ है। कॉमन सेंस की बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस तो नहीं है। मियां साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपसे मज़ीद इस ईद उल ज़ुहा के हवाले से गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, मिलते हैं मियां फ़ारूक नज़ीर साहब के साथ आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं मियां फ़ारूक नज़ीर साहब। ईद उल ज़ुहा का मौका है, उनसे बातें चल रही थी। मियां साहब, ईद पे मैं लाहौर शहर में पैदा हुआ हूँ, यहीं पे बड़ा हुआ हूँ, तो ईद पे एक हमें बड़ा अट्रैक्शन होती थी, वो चाहे छोटी थी या बड़ी थी। बल्कि रमज़ान में तो हम वो जंग अखबार का एक इश्तिहार आता था फिल्मों का, वो पेज देखते थे कि यार पहले दिन है वेखनी है, दूसरे दिन है, तीसरे दिन है वेखनी है। दोस्तों के साथ पहला शो ज़रूर देखते थे, क्योंकि उस हद तक इजाज़त होती है कि 7-8 बजे तक आपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना फिरना है, खाना पीना है। तो आपकी भी कोई इस तरह की मसरूफियात रही हैं ईद के हवाले से कि दोस्तों के साथ जाके फिल्म वगैरह देखते हो, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रोल कम हो जाता है ईद के नहीं, बचपन में तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में हम देखते, लेकिन ईद के मौके पे नहीं, वो डिपेंड करता था। ईद पे बड़ा रश होता है, आपको पता है, सिनेमा वगैरह में। तो हम तो मतलब इस तरह की बहुत ज़्यादा क्राउडिंग वाली जगहों से मैं शुरू से बड़ा अवॉइड करता हूँ। तो हम बड़े आराम से, कोई अगर अच्छी मूवी वगैरह होती थी तो फिर वो देख लेते थे, कोई इसमें ऐसा नहीं करते। दोस्तों के साथ ये कंपनी हमारी चलती रही है। फिर ये स्टेज ड्रामे वगैरह, ये भी मतलब एक ट्रेंड था उस वक़्त, काफ़ी मतलब ये जो कॉमेडी शोज़ वगैरह होते थे, वो ख़ास तौर पे ईद के दिनों में ये ज़्यादा प्रेफर किए जाते थे। थिएटर का ड्रामा आप पसंद करते थे? वो देखते तो थे। कौन सा कॉमेडियन आपका पसंदीदा कॉमेडियन था? उसमें मतलब जो मेन नाम है यही सुहेल अहमद साहब हैं, ये अमानुल्लाह वगैरह, तो ये अच्छे लोग थे। मतलब इनका जो है वो एक मस्ताना भी थे, हसन जावेद या पता नहीं, जावेद हसन, इस तरह के लोग थे। बड़ा माशाल्लाह उनका एक नाम है और बड़े साउंड लोग थे। आजकल भी जो लोग आए हैं ये भी बड़े अच्छे हैं। मतलब पाकिस्तानी कॉमेडी जो है, इसमें दुनिया में कोई इसका नेमोल बदल नहीं है। इवन इंडिया में आप देखें 1.5 अरब की आबादी है, लेकिन इस तरह के कॉमेडियन वहाँ पे इंडिया में नहीं। हाँ जी। मियां साहब, मैंने आपके वो जब आप सुपरटेंडेंट जेल थे उस दौर का मुझे अंदाज़ा है कि जब आप ये ड्रामा वगैरह देखते थे, हालांकि इसको बुरा नहीं समझाता था, उस वक्त इसमें वल्गैरिटी भी नहीं होती थी, सिर्फ एक बड़ी अच्छी कॉमेडी होती थी। तो वहाँ भी एक फादर फिगर आपके वहाँ पे एक ऑफिसर थे जो फिर आगे अगले दिन इंक्वायरी शुरू करते थे, कौन कौन गया था, कौन सा ड्रामा देखा था। हाँ जी, वो चलता रहता है जी। एज के साथ उसके तकाजे होते हैं, उम्र के साथ बंदे को एक जो चीज़ें आज से 15-20 साल पहले आपकी बड़ी प्रायोरिटी में होती थी, आज वो आपकी कहीं नज़र ही नहीं आती। आजकल प्रायोरिटीज़ आजकल के हालात और वक्त और ज़िम्मेदारियों के मुताबिक हैं। उस वक्त कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती थी, बच्चे भी बहुत छोटे थे और मतलब थोड़ा सा टाइम इस हवाले से मिल जाता था। कभी बंदा रिक्रिएशन पे, टूरिंग पे भी चले जाते थे। तो अब बच्चे बड़े हैं, अपनी अपनी क्लासेस में, अब कोई इस तरह का कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी बड़ी रेयर है कि भी कभी इकट्ठे सारे फैमिली हो। तो मतलब ये वक्त के साथ साथ है, हर चीज़ का एक टाइम मुकर्रर होता है, उसमें ही वो अच्छी लगती है। आखिरी थिएटर का ड्रामा याद हो कब देखा? मेरा ख्याल है कोई कम अज़ कम भी नहीं तो 20 साल तो हो गए। 20 साल गुजर गए।
मौसीकी से भी शगफ है? हाँ जी बिल्कुल। आपकी पसंदीदा पाकिस्तानी कोई सिंगर? पाकिस्तानी सिंगर ये मतलब नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं, ये मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं जो लीजेंड है, मैडम नूर जहाँ हैं, मतलब इनका कोई निमर बदल तो नहीं है। और ये मतलब इस दौर में अभी आप देखें आने वाले जो वक्त हैं, पता नहीं अब किस तरह उनका कोई रिप्लेसमेंट आएगी या कैसे होगी, वो प्रायोरिटीज़ नज़र ही नहीं आती। वो मतलब एक होता है ना कि बंदा किसी को फॉलो कर रहा होता है, वो भी नज़र नहीं आ रहा कि कोई उनको फॉलो ही कर रहा हो। नहीं, बल्कि मियाँ साहब मैं तो सुनता रहता हूँ, तो ये राहत साहब बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे और नुसरत साहब से सीखा, उन्हीं के साथ बैठे होते थे। जी जी जी। लेकिन उन्होंने जॉन साहब ही उनका गाया हुआ कोई कलाम या वो उन्होंने दोबारा उसको रीडू किया, तो वो उस पाए का नहीं हो सका। हालांकि इस वक्त तरक्की भी हो चुकी है मौसीकी की। उनकी अपनी भी देखे ना जी, काफ़ी सारी अब कलेक्शन है जो उन्होंने खुद गज़लें और गीत इंडिया में भी गाए हैं, जो बड़े आज भी मतलब उनके बाद अगर कोई नाम हुआ है या पब्लिक ने रिकॉग्निशन दी है तो उनको ही दी है। मतलब प्रोफेशनली तो उनकी कॉम्पिटेंस पे कोई शक नहीं है। लेकिन जो नुसरत साहब का कलाम गाया, मुझे उसमें वो नहीं, पता नहीं उनको नहीं, वो किसी का कलाम गाएं, क्योंकि आपने पहले भी किसी का सुना होता है तो फिर दूसरा बंदा जो गा रहा होता है तो फिर आप कंपेयर कर रहे होते हैं। तो अब जो राहत साहब के अपने जो उनकी कलेक्शन है, वो अगर कोई और गाएगा तो फिर आप वो भी देखेंगे जो वो जिस तरह उन्होंने गाया दूसरे अब वो उस तरह नहीं गा सकते। तो बड़ा फर्क है। इंडिया में भी तो बड़े फनकार गुजरे हैं, उनमें से कोई आपको पसंद? नहीं, इंडिया में तो आप देखें ना जी, वो तो मतलब एक उनका तो एक धर्म का एक मज़हब का हिस्सा है, तो मज़हब का हिस्सा गाना और ये डांस है। तो उनमें भी बहुत नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है, मतलब आपके सामने ही है, जो मुकेश है, रफ़ी हैं, वो जो है किशोर कुमार थे, लता मंगेशकर, आशा भोसले, मतलब इस तरह के तलत साहब हैं, इस तरह के बड़े नाम थे और जो मतलब चले थे। अभी भी वहाँ पे काफ़ी लोग नए भी आ रहे हैं, मुझे अब इतना ज़्यादा राब्ता नहीं रहता, टाइम नहीं मिलता, लेकिन अभी उनकी जो एक जनरेशन शिफ्टिंग है वो चल रही है। वहाँ पे आज भी बड़े बड़े यानी कॉम्पिटेंट जो सिंगर हैं वो मौजूद हैं और उनका गैप नहीं है, वो हमसे ज़्यादा बेहतर। एक ये आप ही के एरा के, यानी उस वक्त ये एरा अख्ताम पजीर हो रहा था, रफ़ी साहब का, मुकेश साहब का और उनका, ये तीन बड़े गुलकार थे वहाँ पे, किशोर साहब। इन तीनों में से पसंदीदा आपका कौन सा? क्योंकि ये तीनों एक ही वक्त में और एक ही पाए के ये थे। मुकेश साहब का थोड़ा था कि ये अलमिया गाने ज़्यादा गाते थे, लेकिन किशोर साहब और रफ़ी साहब तो दोनों तरह के गाने। लेकिन जो रफ़ी साहब है ना, वो उस वक़्त की मॉडर्न जनरेशन के सिंगर थे, उस वक़्त की। थोड़ा सा उनका जो रिदम था वो और था, लेकिन रफ़ी जो है वो वर्सटाइल है उनका। मतलब अगर देखा जाए तो मुकेश, किशोर कुमार की तीनों को जमा किया जाए तो वो सारी जो खूबियां हैं वो उस एक बंदे में थी, रफ़ी साहब में। उन्होंने हर किस्म के जो है ना वो गाने गाए हैं, नाते भी गाई हैं, भजन भी गाए हैं, हर चीज़ गाई है। तो वो मतलब वो बड़े उसके लेवल पे आके उसके साथ इंसाफ किया। मियाँ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात हमेशा, पुरानी यादें भी कुछ मुझे आपके साथ, पुरानी आपके साथ एक एसोसिएशन है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दफ्तर ईद ज़ुहा के मौके पर तशरीफ़ लाने का। दोस्तों, बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हैं, लेकिन जिस तरह के मियाँ फारूक नज़ीर साहब ने भी कहा कि इस ईद पे 53,000 कैदियों के लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है पंजाब की जेलों में, यानी एक फीस्ट, एक दावत का सा वहाँ पे एहतमाम होगा। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बिल्कुल आप भी अपने घरों में जिन लोगों को अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत किया है वो दावतें करें, लेकिन इन दावतों में उन लोगों को भी ज़रूर याद रखें जो ये दावतें अफोर्ड नहीं कर सकते या जो कुर्बानी अफोर्ड नहीं कर सकते। बल्कि ये ईद तो है ही इसार की कि हमें तकलीद करनी है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के उस बड़ी कुर्बानी की जो उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर अल्लाह की राह में देने के लिए वो चले थे, और जिसको अल्लाह ने कबूल कर कर क़यामत तक के मुसलमानों के लिए उसकी याद को ज़िंदा रखा। और इसकी सही स्पिरिट यही है कि बजाय इसके कि मैंने अब कुछ अरसे में महसूस किया है कि घरों के बाहर हम बहुत सारे कुर्बानी के जानवर बांध देते हैं, ये भी अब स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। लोगों के दिलों में तो झांक कर नहीं देखा जा सकता, लेकिन मेरी दरख्वास्त यही है कि आप जितने मर्जी जानवर कुर्बान करें, लेकिन उसका वो जो गरीबों का शेयर है वो ज़रूर उन तक पहुँचाएँ। अपने होस्ट अय्याज शुजा को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।